Hello students, so here we are studying our new chapter, which is chapter number 2, History and Evolution of Computers. So let's start. The earliest known device for calculation is abacus. With a 10 beads strung into the wire attached to a frame, the abacus used to perform simple calculations. तो पहले के जो डिवाइस हैं जो कि कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था तो वो है एबाकस. एबाकस में एक फ्रेम होती है जिसमें 10 स्ट्रिंग के साथ बहुत सारे जो मोती हैं, बीट्स हैं, वो वहाँ पर अरेंज्ड किए जाते हैं, जिससे हम सिर्फ सिंपल कैलकुलेशंस थी वो परफॉर्म कर पाते थे. इन 1642 ब्लेज पास्कल developed the first basic calculator which would do only limited jobs. और फिर 1642 में जो ब्लेज पास्कल साइंटिस्ट थे उन्होंने पहला एक बेसिक कैलकुलेटर बनाया जो कि कुछ ही लिमिटेड जॉब्स यानी कुछ ही लिमिटेड कैलकुलेशन ही कर पाता था. फिर इन 1690 लिबनिट्ज डेवलप a machine that could perform addition, subtraction, multiplication, division and calculate square roots. और फिर आगे जाकर 1690 में लिबनिट्ज थे, उन्होंने एक मशीन बनाई जो कि कुछ कैलकुलेशन जैसे कि एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और स्क्वायर रूट्स भी वो फाइंड कर हमको दे देती थी. However, the instructions were hard code and into the machine and could not change once written. लेकिन इसमें एक दिक्कत थी कि वो जो भी हम इंफॉर्मेशन उस मशीन में इनपुट करते हैं वो कैसे हार्ड कोडेड है, यानी कि एक बार अगर हमने उसमें कोई इन्फॉर्मेशन डाल दी तो वापस उसे हम चेंज कर सकते नहीं थे. फिर चार्ल्स बेबेज इन 1822 डिज़ाइन एंड बिल्ड अ मॉडल कॉल्ड डिफरेंस इंजन. फिर आगे जाकर 1822 में चार्ल्स बेबेज थे, उन्होंने एक मॉडल बनाया जिसका नाम दिया उन्होंने डिफरेंस इंजन. हिज इन्वेंशन कुड परफॉर्म कैलकुलेशन विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन. उन्होंने ये जो इन्वेंशन की, ये जो खोज की जिसमें कैलकुलेशंस की जाती थी लेकिन वहाँ पर हमें इंसानों की दखल अंदाजी देखने नहीं मिलती थी. आफ्टर दैट in 1833, Babbage designed a machine called a analytic engine. Technology of the analytic engine provided base to the technology of a modern computers. फिर आगे जाकर चार्ल्स बेबेज ने ही फिर से 1833 में एक और मशीन बनाए जिनको उन्होंने नाम दिया एनालिटिक इंजन. एनालिटिक इंजन की जो टेक्नोलॉजी थी वो एक मॉडर्न कंप्यूटर का बेस पार्ट थी, यानी कि वहाँ से अब मॉडर्न कंप्यूटर्स बनना शुरू हो सकते थे. द एनालिटिक इंजन हैड एन अरिथमेटिक यूनिट टू परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड मैकेनिज्म टू स्टोर रिजल्ट एंड इंस्ट्रक्शंस. और वो जो एनालिटिक इंजन था उसमें एक अरिथमेटिक यूनिट था, जैसे हमारे अभी मॉडर्न कंप्यूटर्स में ALU आता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए. प्लस उसमें एक मैकेनिज्म था जो कि क्या कर सकता था, हमारा जो भी रिज़ल्ट हो, हमने जो भी इंस्ट्रक्शंस डाले हैं उसमें वो सारी चीज़ें वो आसानी से स्टोर कर सकता था. बिकॉज ऑफ सच कंट्रीब्यूशंस बेबेज इज़ नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न डे कंप्यूटर्स. तो चार्ल्स बेबेज ने जो भी सारी इन्वेंशंस की हैं उन्हीं की वजह से उन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न डे कंप्यूटर्स के नाम से जानते हैं. ड्यूरिंग लेट 1940s, जॉन वॉन न्यूमन फाउंड अ वे टू एनकोड इंस्ट्रक्शंस इन अ लैंग्वेज. He was the force behind the development of the first stored program computers. और फिर लेट 1940s में जॉन वॉन न्यूमन, ये जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऐसी एक टेक्निक ढूंढ ली थी जिससे वो लैंग्वेज को एनकोड कर सकते थे. जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस डाली हैं उसको वो एनकोड कर हमारे कंप्यूटर को बता सकते थे. और उन्होंने ही पहला जो फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर है वो बनाया था. स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर काम करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है,
जैसे कि अगर टिकट काउंटर पे देखें तो जो कंप्यूटर वहाँ पर होगा उसमें से जनरली वो टिकट निकालने के लिए प्रोग्राम्ड होता है। तो ऐसा उन्होंने वहाँ पर लेट 1940s में उन्होंने बनाने की कोशिश की। In 1946, J. Presper, Eckert and John W. Moseley invented giant ENIAC machine at the University of Pennsylvania. फिर in 1946 में इन दोनों साइंटिस्ट ने एक्कर्ट और मोस्ली ने एक जायंट मशीन बनाया जिसका नाम था ENIAC और उसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में बनाया गया था। ENIAC was the first machine to use large number of vacuum tubes और ये जो ENIAC था उसमें बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था उसको बनाने में। The machinery required a big space and lot of energy to keep it cool और वो इतना बड़ा था कि इसको रखने के लिए बहुत सारा जगह चाहिए था और उसको ठंडा रखने के लिए बहुत सारी एनर्जी। Further, it had punched card input on output. The instructions had to be fed into the machine by the way of switches because there was no internal memory within the machine. इस ENIAC में जो भी हम इंस्ट्रक्शन हम उसके अंदर इनपुट करने वाले थे वो स्विचेस की मदद से किए जाते थे और इस ENIAC मशीन में कोई भी इंटरनल मेमोरी इसके अंदर मौजूद नहीं थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ENI मशीन ऐसी दिखती थी और ये बहुत ही बड़ी थी कि उसको स्टोर करने के लिए उसको रखने के लिए बहुत ही बड़ा स्पेस चाहिए था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे जो कि है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन अ हार्डवेयर। Computers may be classified into numbers of generations. The classification may be based on the hardware technology used in the building a computer or based on its application or a software used. तो जो कंप्यूटर्स हैं उन्हें हम क्लासीफाई कर सकते हैं उनके जनरेशन्स में और क्लासिफिकेशन है वो उसकी हार्डवेयर टेक्नोलॉजी जो उसको बनाने में लगी है और उसके अंदर किस तरीके की एप्लीकेशन है, किस तरीके का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया है, उससे हम उस जनरेशन का पता लगा सकते हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर कंसिडरिंग वेरियस हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज। तो पहली जो हमारी क्लासिफिकेशन है वो उसके हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज के बेसिस पे हम कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जो कि 1945 से लेकर 1955 तक मौजूद थे। The first generation of computers started with ENIAC and it was then followed by the IBM UniVAC-1 Universal Automatic Computer built by the Moseley and Eckert in 1951। तो सबसे पहला फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर था वो ENIAC से स्टार्ट हो गया था और आगे जाके ENIAC के बाद जो कि IBM UNIVAC-1 यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर वो वहाँ पर मोस्ली और एकर्ट ने बनाया था 1951 में। और दिस मशीन कुड परफॉर्म बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग और ये जो मशीन थी उसके अंदर हम कोई भी हमारा बिजनेस जैसा डेटा है उसका प्रोसेसिंग आसानी से कर सकते हैं। The first generation computers used vacuum tubes. Because of a vacuum tubes, the first generation computers are very large, required lot of energy, slow in input and output, and suffered with a heat and maintenance problems. अब जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उसमें जो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती थी वो थी वैक्यूम ट्यूब्स। इसी वजह से वैक्यूम ट्यूब्स की वजह से जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे वो बहुत ही लार्ज थे, बहुत ही बड़े थे, जिनमें बहुत सारी एनर्जी खर्च होती थी और ये इनकी जो आउटपुट और इनपुट की जो स्पीड थी बहुत ही स्लो थी एंड सफ़र्ड विथ अ हीट एंड मेंटेनेंस प्रॉब्लम और इनमें वैक्यूम ट्यूब्स होने की वजह से ये बड़ी जल्दी से गर्म भी हो जाते थे और उनको मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता था। Further, the vacuum tubes needed to be replaced often as they had a short lifespan और जो वैक्यूम ट्यूब्स थी उन्हें बार बार रिप्लेस करना पड़ता था क्योंकि वो ज़्यादा दिन तो चलती
नहीं थी। यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं वैक्यूम ट्यूब्स इस तरीके की दिखती थी, जिनका यूज़ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में किया जाता था। अभी हम देखते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जो कि 1955 से लेकर 1965 के बीच में माने जाते हैं। The overcome difficulties faced in the first generation computers due to the use of vacuum tubes. Transistors were used in the second generation computers. अभी हमने सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या किया कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हमारी जो दिक्कत थी वैक्यूम ट्यूब की वजह से, अब वो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह हमने ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया है। ट्रांजिस्टर इज़ अ स्मॉल कंपोनेंट मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, और जो ट्रांजिस्टर है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होता है। With transistors, the problem of a heat was minimized and computer size was reduced. अब ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल कर हीट का जो प्रॉब्लम था वो थोड़ा सा कम हो गया, और जो कंप्यूटर की साइज़ थी वो भी रिड्यूस हो गई, वो भी कम हो गई। द कंप्यूटर्स नाउ कुड परफॉर्म ऑपरेशन कंपैरेटिवली फास्टर। अब फर्स्ट जनरेशन के हिसाब से अब जो सेकेंड जनरेशन वाले कंप्यूटर हैं वो हमारा ऑपरेशंस यानी कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो इनपुट और आउटपुट हमें थोड़ा सा फास्ट देने लगे। द स्टोरेज कैपेसिटी वॉज ऑल्सो इम्प्रूव्ड, और जो स्टोर करने की कैपेसिटी थी, क्षमता थी, वो भी बढ़ गई। और इंस्टेड ऑफ वर्किंग विद अ मशीन लैंग्वेज, नाउ मशीन कुड वर्क विद द हायर लेवल लैंग्वेजेस सच एज ALGOL एंड FORTRAN, एल्गोल एंड फॉर्ट्रान। अभी उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ने के साथ साथ अब जो मशीन था वो मशीन लैंग्वेज की जगह हायर लैंग्वेजेस का इस्तेमाल भी वो करने लगा। हायर लैंग्वेजेस कौन सी हैं? तो एल्गोल एंड फॉर्ट्रान। एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर इज़ IBM 1620। फिगर 2.3 शोज द ट्रांजिस्टर्स। अब यहाँ पे आप ट्रांजिस्टर की फ़ोटो देख सकते हैं। ये वैक्यूम के मुकाबले बहुत ही अच्छे थे, जो कि हीट का जो हमारा प्रॉब्लम था उससे इनकी वजह से कम हो गया, और कंप्यूटर की साइज़ भी कुछ हद तक छोटी हो गई। और हमारा सेकेंड जनरेशन का एक एग्जांपल है IBM 1620, जिनमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। अभी हम आ जाते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स पे, जो कि 1965 से लेकर 1980 तक थे। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज इंटीग्रेटेड सर्किट यानी ICs इंस्टेड ऑफ ट्रांजिस्टर्स। अभी जैसे हमने देखा वैक्यूम ट्यूब का रिप्लेसमेंट आया ट्रांजिस्टर्स, अभी ट्रांजिस्टर का भी रिप्लेसमेंट आ रहा है हमारे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में, जो कि था इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी ICs। These circuits are fixed on a silicon chip. A silicon chip consumes less than 1/8 of an inch square, on which many electronic components like diode, transistor, capacitor, etc. can be fixed. अब यहाँ पर IC के अंदर सिलिकॉन चिप ली जाती थी, एक छोटी सी सिलिकॉन की पट्टी ली जाती थी, जिस पे बहुत सारे अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वो आसानी से फिक्स किए जा सकते थे। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे कि डायोड्स हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, कैपेसिटर्स हैं। फिगर 2.4 illustrate an integrated circuit on a chip. As the wired interconnections about the circuit component are minimized, these computers were smaller, faster and more flexible in terms of input and output. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट है वो इस तरीके का दिखता था, और इसकी वजह से जो भी हमारा कंप्यूटर था यानी इंटीग्रेटेड सर्किट की वजह से जो हमारा कंप्यूटर था वो और भी छोटा हो गया, ज़्यादा फास्ट हो गया और फ्लेक्सिबल हो गया, यानी कि हमारा जो इनपुट हो या आउटपुट हो वो बहुत ही तेज़ी से हमें मिलने लगा। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स सेटिस्फाई need of all the small businesses, and this computer soon became popular as a mini computers. अब ये जो था हमारे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर हैं वो बहुत सारे छोटे मोटे बिजनेसेस को आसानी से हैंडल कर सकते थे, और इसी कारण से वो बहुत जल्दी पॉपुलर हो गए एज अ मिनी कंप्यूटर्स के नाम से। Example of third generation computer is a IBM 360 and PDP-8 and PDP-11 machines.